नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11 2025 जैक एग्जामिनेशन का सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे या फिर उससे आधारित क्वेश्चंस ही आपके आएंगे यहाँ। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर झारखंड बोर्ड क्लास 11 के एग्जाम में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछता है, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन, जिसमें हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे और सबके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। इसका IUPAC नेम क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। यहां पर इस चेन में कितने कार्बन हैं? तीन कार्बन का चेन है और लास्ट में ये अल्कोहल ग्रुप है। तो आप जानते हैं कि 3 कार्बन के चेन को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन लास्ट वाला हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप लगाया गया है, जिसका सफिक्स क्या होता है? ओल। मींस इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और लास्ट का ई हटा के हम क्या लगा देंगे? ओल, यानी ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन। ब्रोमीन के टुवर्ड्स जो हाइड्रोकार्बन के रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो देख लो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन्स होते हैं, इसके बाद फिर एल्काइंस होते हैं और उसके बाद फिर एल्केन्स होता है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ब्रोमीन के टुवर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर तुम देखो कि कौन सा एल्कीन है तुम्हारा, इथीन, इथाइन, बेंजीन या इथेन। तो यहाँ एल्कीन है तुम्हारा ऑप्शन ए, इथीन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी में देखो क्या बोला है। मोलैलिटी, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के 5 मोल को 2 लीटर सॉल्यूशन में रखा गया है, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो मोलैरिटी होता क्या है बच्चों? तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां देखिए सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? 5। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 2। तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 5, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, मतलब कि 2.5 मोल्स आएगा। तो देखो 2.5 मोल्स कौन सा ऑप्शन है? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 40% ऑफ कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो इंपिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। एक कॉलम में एलिमेंट्स लिख देना, एक कॉलम में उनका परसेंटेज लिख देना, इसके बाद फिर यहां पर हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स और इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मोल रेशियो। ठीक है, अब तुम देखो यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 40, ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 7 और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 53.3। अब करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो हम मान लेते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये मास है, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम एलिमेंट के एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ कार्बन है तो कार्बन का हो जाएगा 40/12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का हो जाएगा 7/1 और इसका हो जाएगा 53.3/16 ऑक्सीजन के लिए। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12 3 जा 36.40, फिर 12 मतलब 3.33 ऐसे आएगा। ये तुम्हारा 7 आ जाएगा और ये काटोगे तो 16 3 जा 48 और कितना बच गया 553, फिर से 16 3 जा 48, मतलब वही अप्रोक्सीमेटली 3.3 ही रिपीट होते जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या, मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? जो सबसे छोटा वैल्यू है 3.3, उससे सबको डिवाइड करो। तो अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3.3/3.3, ये 7/3.3 और ये हो जाएगा 3.3/3.3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 1। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2, हम एग्जैक्ट 2 नहीं कह रहे हैं। और ये भी अप्रोक्सीमेटली मतलब ये तो 1 है ही। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं
कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:2:1, 1:2:1। तो यहां से ये देखो, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1। तो इससे क्या मिल गया, CH2O। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो देखो ऑप्शन में CH2O है, देखो ऑप्शन नंबर ए CH2O, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो, देखो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है 5 में कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल विथ n इक्वल्स टू 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो किसी भी सेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि सर n बराबर 3 है ना, तो n अगर 3 है तो इसमें कौन कौन सा सबसेल होगा, 3s, 3p और 3d, 3 सबसेल्स होंगे। 3 सबसेल्स हैं तो इसमें देखो s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3 ऑर्बिटल और d के लिए 5 ऑर्बिटल्स। तो कितना हो गया, 5 3 8 और 1 9। अगर तुम n स्क्वायर भी कर दोगे तो वही हो जाएगा। देखो यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ऐसे भी 9 आ जाएगा और ऐसे भी जोड़ोगे तो 5 3 8 1 9 आ रहा है। मतलब आपका ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में कहता है कि बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया, NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो, देखो ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, यहां ऊपर में लोन पेयर होता है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये कुछ इसका पिरामिडल शेप होता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो ये अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 107 डिग्रीज। इसके बाद कहता है कि द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड एज अ कॉम्बसन रिएक्शन। देखो बाबा, ये जो कॉम्बसन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, उससे वाटर बनता है। तो याद रखना कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये तुम ऐसे लिख सकते हो कि ये जो ये तुम्हारा कंबसन रिएक्शन तुम ऐसे लिख सकते हो कि सर हाइड्रोजन गैस जब हाफ ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है, O2 गैस से, तो ये H2O का फॉर्मेशन करता है। तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है -286 किलो जूल। बट यहाँ ऑप्शन में 286 कहीं नहीं है, लेकिन ऑप्शन में -285 है, जो कि लगभग 286 के करीब है, तो हम उसी को टिक करेंगे। और ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, इसलिए डेल्टा H इसका क्या है, निगेटिव है। ठीक है, अब देखो वहां बोला है कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3-। ये कॉन्जुगेट एसिड होता क्या है, देखिए अगर किसी बेस में, बेस हम किसको कहते हैं, जो OH- डोनेट करता है। तो अगर किसी बेस से OH- निकलने के बाद जो पार्ट बच जाता है वो उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। और अगर किसी एसिड से H+ निकलने के बाद जो पार्ट बच जाता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो यहाँ HCO3- में पूछा है कि HCO3- में कॉन्जुगेट एसिड वाला पार्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका यहां से अगर आप H+ को रिमूव कर दोगे तो ये क्या बचेगा, CO3 2-, यही आपका बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। इसके बाद आपसे पूछा है कि Fe2O3, आपसे क्या पूछा है, Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखो बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 Fe है, तो हम इसको 2x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, तो 3 ऑक्सीजन तो कितने हो जाएंगे, -6। तो 2x - 6 इज इक्वल टू, देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है प्लस माइनस का, तो यहाँ 0 लिख देना। तो यहाँ से हो जाएगा 2s = 6, तो x = निकल के क्या आया, +3। तो अगर ऑप्शन में +3 है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो ये जो OH है ऑप्शन ए, ये तो अल्कोहल होता है। ठीक है, यहां देखो ऑप्शन नंबर बी में CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO लिखो या कार्बोनिल के बगल में हाइड्रोजन लगा दो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन बी। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और NH2 आपका एमाइन होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि इनमें से कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। तो बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक
एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट होते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होता है कि वहां पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, तब वो रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये है आपका बेंजीन जिसमें 6 कार्बन है, साइक्लिक डबल 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 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, कैसा कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इस टाइप का कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट ये दिखाएगा। दूसरा है कि इथेन। अब इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH4, इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका रेजोनेंस शो नहीं करेगा। अगला है इथेनॉल। इथेनॉल के लिए क्या लिखते हो, अच्छा इथेन बोला है ना, सॉरी ये इथेन नहीं है, ये मीथेन हम बना दिए। यहाँ पर अगर इथेन बोला है तो इथेन का स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, CH3, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये डीलोकेलाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है इथेनॉल, CH3CH2OH, इसमें भी कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हमको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। और फोर्थ में मीथेन है, तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस कहाँ होगा, इस बेंजीन में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो 13 में बोला है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। C2H4 में, इथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हम हाइब्रिडाइजेशन आके डिसाइड कैसे करते हैं, एक बात याद रखना कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो ये सिग्मा होता है, अगर ये डबल है तो सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, और ट्रिपल में एक सिग्मा होता है बाकी 2 पाई होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा काउंट होता है, पाई काउंट नहीं होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर 3 है तो sp2 होगा, और अगर 2 है तो sp होगा। आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट करना है हर कार्बन पे। तो यहाँ देखो तुम C2H4 को अगर ओपन करके बनाए तो बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये इथीन है, और यहाँ एक हाइड्रोजन, इधर दूसरा, इधर तीसरा और इधर चौथा। अब तुम इस कार्बन को ढक दो तो इस कार्बन के कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3, ये वाला तो पाई है, इन दोनों डबल में से कोई एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें तो कितने हैं, 3, और 3 के लिए क्या होता है, sp2, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, sp2, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये बी वाला, sp2 वाला, ये वाला सही है। इसके बाद बोला है कि व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ CH3CH2CHO। देखो CH3CH2CHO, इसको क्या बोलोगे, 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, और लास्ट में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप जो होता है, जो कि अभी ऊपर बताया CHO एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स अल होता है, AL अल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए, 3 के लिए लिख देंगे प्रोपेन, और लास्ट वाला ई हटा के क्या लगा देंगे, अल, ये बन गया प्रोपेनल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कहता है कि द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। देखो इथीन का हाइड्रोजन करवाना है, सॉरी इथीन का रिएक्शन करवाना है, CH2 का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। बच्चों इस रिएक्शन को हम कहते हैं इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। अब इनमें से क्या कौन सा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन सिर्फ सिंगल कार्बन बॉन्ड से जुड़ा रहे, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए इसमें अल्केन कौन है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये इथाइन है, इसमें ट्रिपल होगा, इथिन में डबल होगा, बेंजीन में भी अल्टरनेट डबल सिंगल होगा, मीथेन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल वाला सेचुरेटेड होता है। अब कहता है कि विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स नोबल गैसेस हीलियम, नियन, आर्गन। हीलियम पीरियड नंबर 1 में होता है, नियॉन पीरियड नंबर 2 में होता है, और आर्गन पीरियड नंबर 3 में होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो तीनों ऑप्शंस पॉसिबल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या लिखोगे, डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो H2 कैसे लिखोगे, H सिंगल बॉन्ड H। Cl2 कैसे लिखोगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। O2 कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और N2 कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखिए इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें है, ट्रिपल में। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, तो उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए इन चारों में सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन किसका होगा, N2 का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। अब आपसे बोला है कि भैया XeF4 का शेप कैसा होता है। देखिए XeF4 ये हो गया एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन, ठीक है। और बाकी इस पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऊपर नीचे। हम इस वाले शेप को कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इस वाले शेप को क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। XeF4, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। इसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20 में इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। पोलर किसको कहते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, वो पोलर होता है, ठीक है। तो यहां देखो जो जो मॉलिक्यूल दिया है इसके स्ट्रक्चर से समझो। CO2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो एक डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, ये भी निगेटिव है तो एक इधर जाएगा, तो इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। CH4 में देखो, CH4 का स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। इसके बाद तीसरा है NH3, तो NH3 में जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके डाइपोल को बैलेंस करने के लिए ऊपर में कोई प्रेजेंट नहीं है एटम, ठीक है, तो वो ओवरऑल बैलेंस नहीं होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जिसका म्यू जीरो नहीं होता है वो पोलर होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, NH3, ऑप्शन नंबर सी। BF3 का भी जीरो होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml सॉल्यूशन में हम रख रहे हैं, तो उसकी मोलैरिटी बताइए। देखिए बच्चों, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। अगर इसको तुम तोड़ के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो अगर वॉल्यूम ml में है तब, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप वैल्यू पुट करो, गिवन मास हो गया 5 ग्राम, NaOH का मोलर मास 40 होता है, NaOH है ना, तो सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, हाँ 40 होगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मेरा कितना है 250 ml है, तो 250 से काटो इसको, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 10 बार में, यानी कि 0.5 आएगा। देखो ऑप्शन 0.5 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो होगा वो सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज शो करेगा। देखो 4 ऑप्शंस हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और C2H6 है ना, सॉरी देखो ये हो गया तुम्हारा मीथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन और ये हो गया ब्यूटेन। इनमें सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज किसमें होगा, तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालोगे बाबू, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन अगर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, मास ऑफ कार्बन बाई टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल और इनटू 100, और इसको लिख करके अगर सॉल्व करोगे तो इन चारों में देखो, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ का परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगा। कैलकुलेट करके देखना इस वाले फॉर्मूला पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि अगर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, अगर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो उसमें टोटल एटम्स कितने होंगे। तो सबसे पहली बात ये जान लो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, जिसको कि हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं,
वो 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस के 1 लीटर मतलब 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो इसमें तुम एक बात बताओ, यहाँ पर 11.2 लीटर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए लिखेंगे गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम है मेरा 11.2 लीटर, मोलर है मेरा 22.4 लीटर, ये कट गया कितने बार में? 1/2 बार में, यानी मेरे मोल्स कितने आ गए? 0.5। और जब 0.5 मोल्स आ गए तो 0.5 मोल्स, अब देखो एक मोल में कितने एटम्स? एक मोल में कितने एटम्स बच्चों? याद रखिएगा, यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 मतलब 0.5, 6.022 गुने 10 के पावर 23, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23, ऑप्शन नंबर बी, यही सही ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, what is the empirical formula of compound with carbon 40%, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन? देखो तो ये वही क्वेश्चन है क्या जो हम लोग पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे देखो सेम यही क्वेश्चन है, 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन, 53.3% ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन सी सही है ना, CH2O वाला ऑप्शन सही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी क्या आएगा? देखो इसका क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन का 24 का CH2O, ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3-4 के आसपास जो क्वेश्चन है वही यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया है। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल? किसी भी ऑर्बिटल का शेप कौन सा क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है? याद रखिएगा बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम होता है ऑर्बिटल की एनर्जी बताना, शेल की एनर्जी बताना। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है जिसको तुम एल से लिखते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक कैरेक्टर बताता है कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो रोटेशन शो करता है कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब मेरा जो शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है वो कौन करेगा? ऑप्शन बी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, दिगंसी क्वांटम संख्या जिसको कहते हो तुम, ठीक है, या फिर यहाँ कोणीय लिखा है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं उसको। अब कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन है कि किसी भी एटम के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो? 2n²। पढ़े होगे आप लोग 9th क्लास से ही कि आप किसी भी एटम के एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? 2n²। आप के सेल में 2 रखते थे, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में 50। क्लास 9th कॉन्सेप्ट 11th में पूछा है, यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? बी, 2n²। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें आपसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपसे क्या पूछा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। याद कीजिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वो क्या कहता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/p। h/p बोले तो h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और p का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंट, सॉरी p का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकालोगे? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम इसको लिख सकते हैं h बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी। सारा वैल्यू पुट कर दो। h का वैल्यू तुमको पता है 6 पॉइंट, देखो क्वेश्चन में लिखा है 6.63 इंटू 10 टू दी, क्या हुआ? कुछ बोले क्या? यार अच्छा, बीच में कट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। अभी सही है। तो देखो बच्चों, एज का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। और यहाँ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 10, वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। अरे ये 10 है या 10 का पावर 3 है? क्वेश्चन में यहाँ क्या है? 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड, 10 का पावर 7। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करो अगर,
अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31 में से 7 गया 24 बचा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.63 बाई 9.1 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ 31 में से 7 गया तो यहाँ 24 बचा, ऊपर जाके प्लस 24 हो जाएगा, तो 34 में से 24 घटेगा मतलब माइनस 10 बचेगा। अब 6.63 को 9.1 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 6.63 को अगर हम 9.1 से डिवाइड करते हैं, 9.1 से, तो 0.728 आ गया, यानी कि 0.728 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा 728 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। देखो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 7.2 समथिंग करके, ये देखिए 7.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, हमारा आया है 7.28, लगभग तो 3 ही हो गया। 7.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 को 7.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 कह सकते हो, यानी मेरा ऑप्शन क्या है सही, ऑप्शन ए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर 34 है 34, तो वो कौन से ब्लॉक का होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाक से लिख दीजिए, कभी भी ब्लॉक से क्वेश्चन हो आप सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भैया। तो मान लो कि मेरे पास एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 34 है, ब्लॉक पूछा है, लिखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p4। देखो तो 34 हुआ, यहाँ 34 ही है ना 34, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 4 34, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है 4p4, p ब्लॉक एलिमेंट, यही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखिए क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ्लोरीन नहीं क्लोरीन होता है। क्यों क्लोरीन होता है? क्योंकि क्लोरीन के पास 3d अवेलेबल है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रख सकता है अपने पास, लेकिन फ्लोरीन के पास बहुत छोटा साइज है और उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकता है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी का। अब अगला क्वेश्चन है कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है नाइट्रोजन का वो ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है? अब इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है पहला कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, या ऑक्सीजन के पास लेस चार्ज है। नहीं, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 और यहाँ है 2p3, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। तुम जानते हो कि p3 या p6 जो होता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी को शो करता है, तो p4 के तुलना में p3 ज्यादा स्टेबल है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा, और किसी भी एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड पी स्टेबिलिटी है, इसी की वजह से नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा क्या शो करेगा? आयनाइजेशन एनर्जी मांगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट शो करेगा। अब देखिए इनमें क्या बोला बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 वाले होते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है बच्चों? तो ग्रुप 2 में आता है बेटा, मांगे, कनिया, सुंदर, बाप, राजी। ये होता है ग्रुप 2। बेटा, मांगे, कनिया, सुंदर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बैरियम, रेडियम। अब तुम देखो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा यहां से मैच हो रहा है। ऑप्शन बी मैग्नीशियम, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये मैग्नीशियम होगा। ठीक है, अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया किसी भी पीरियड में अगर आप चलोगे, आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर चलोगे तो एटॉमिक रेडियस छोटा क्यों होने लगता है? याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस छोटा होता है क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। समझ रहे हो बात को? और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? ऑर्बिटल का संख्या बढ़ता है, ऑर्बिट की संख्या इंक्रीज होती है, इसी वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। तो हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट आने पे क्यों साइज छोटा हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सेल्स घटते नहीं है, सेल्स जस का तस होता है, कोई सेल घटता नहीं है,
ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ जाएगा तब तो साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, तो उसमें तो कमजोर हो जाएगा ना बाहर का इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से निकलना चाहेगा, यानी यहाँ ऑप्शन ए सही है। अब कहता है कि बच्चों Na+Cl2 में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। Na और Cl2 में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, तो देखो इक्वेशन से समझो, ये तुम्हारा 2 सोडियम है, ये क्लोरीन है, और ये बन गया है NaCl, ये क्या बन गया है, NaCl। अब NaCl एक कंपाउंड है, तो इसमें सोडियम का चार्ज है +1 और क्लोरीन का चार्ज है -1, लेकिन यहाँ ये दोनों प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0। तो सोडियम 0 से चेंज हुआ +1 में, चार्ज बढ़ा, मतलब सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ये 0 से -1 में आया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, मतलब यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो यहाँ ऑक्सीडाइज सोडियम हुआ, ऑप्शन ए। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 34 में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए बच्चों, K2Cr2O7 ये क्रोमियम है, दो क्रोमियम है, हम सीधा 2x मान लेंगे। एक पोटेशियम का चार्ज +1 होता है तो 2 पोटेशियम का +2 होगा, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 ऑक्सीजन का -14 होगा। ऊपर में कोई भी प्लस माइनस का चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा 2x - 12 बराबर 0, तो यहां से x बराबर निकल के क्या आएगा, +6। देखो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कहता है कि द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहां पर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा H निगेटिव होता है लेकिन डेल्टा S पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है। अच्छा, कौन सा लॉ एंट्रोपी को बताता है, देखो तुरंत अभी जिक्र किए, कौन सा लॉ एंट्रोपी की बात करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या बोलता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 10, किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc दिया हुआ है, Kc का वैल्यू 10 है, तो व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। पहली बात इक्विलिब्रियम को समझो, सपोज कीजिए बच्चों की A + B आपस में रिएक्शन करके C + D बना रहा है और C + D वापस रिएक्शन करके A + B बना रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब A + B से C + D का बनना और C + D से A + B का बनना दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल हैपन इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। अगर हम इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहां से उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उधर का कंसंट्रेशन बढ़ाया, इधर का बढ़ाते आगे भागता, उधर का बढ़ाओ पीछे भागेगा, यानी यहां पर रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, पीछे की ओर आएगा। अच्छा, किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7। अच्छा, इनमें से कौन सा लेविस बेस है, देखो लेविस बेस किसको कहते हैं, अभी तक तुम पढ़े होगे कि जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं। ब्रॉन्स्टन लॉरिस साहब आए, वो बोले कि H+ देने वाला एसिड होगा और Ha+ देने वाला बेस होगा, लेकिन लेविस बोले कि नहीं नहीं, उल्टा, इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट पलट गया, तो तुम देखो कि इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब भैया BF3, बोरोन के बाहर में 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है और 3 गो फ्लोरीन के साथ बॉन्डे बना लिया। अमोनिया के बाहर में 5 गो इलेक्ट्रॉन था, तो अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, ये किसी को दे सकता है, मतलब ये क्या होगा, लेविस बेस। H+ दे ही नहीं सकता है, AlCl3 में तीनों बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 को क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अगला है कि द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टर्म होता है। तो बच्चों ये 40 क्वेश्चंस थे आपके
सैंपल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर आधारित क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको 40 क्वेश्चन समझाने में सक्षम हुए होंगे। किसी तरह का कोई भी दुविधा परेशानी हो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं, और फिर हम इसके आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।